नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह चौहान आज आपके साथ पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन पर और कन्वर्जन पर चर्चा करने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक पैसिव कंस्ट्रक्शन से सभी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? नहीं ना? तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये एक अकेला कंस्ट्रक्शन दिया गया है जिससे आप सभी प्रकार के पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। आपको बहुत सारे अलग अलग नियम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन पर्याप्त है सारे पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो आइए पहले हम इस कंस्ट्रक्शन को ढंग से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट दिए गए हैं, उनको हम सिलसिलेवार समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट दिया गया है वो है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट दिया गया है जो कि अंडूअर है। अंडूअर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह कोई कार्य नहीं करता बल्कि कार्य इस पर होता है। और सच बोलें तो ये जो यहाँ पर पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन में सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है, यह एक्चुअली एक्टिव वॉइस का जो है ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा घटक है वह है एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब। एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब आती हैं उनको हम एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और ये सभी एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आती हैं, यानी जो टेंस होता है उसके अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो घटक है वो है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसके द्वारा ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसके बिना पैसिव वॉइस बनाने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यही एक इकलौती क्रिया है जो ये बताती है कि आप वाक्य में पैसिव वॉइस बना रहे हैं। बाई एजेंट या अन्य कोई पहचान कारगर नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि आपने पैसिव वॉइस बनाया है। सिर्फ यही इकलौती जो क्रिया है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब, ये यही सिद्ध करती है कि आपने वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वाक्य को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको इसका प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरा घटक है वह है पैसिव पार्टिसिपल। पैसिव पार्टिसिपल यह एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और जो कि एजेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। एजेंट मतलब जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में उसी को हम एजेंट कहते हैं। तो पैसिव पार्टिसिपल एजेंट के अनुसार कंट्रोल होती है, इसीलिए पैसिव पार्टिसिपल क्रिया जो होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और इसके बाद इसका आखिरी घटक है वो है बाई एजेंट। बाई एजेंट जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि यह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है जो पैसिव वॉइस में जाकर के एजेंट बन जाता है। एजेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह एक कार्य का जरिया होता है, माध्यम होता है, लेकिन यह कार्य नहीं करता है या अपना दावा नहीं करता है कि यह कार्य उसने किया है। ठीक है, तो इसीलिए यह एजेंट यानी इसमें से कर्ता का भाव समाप्त हो जाता है। यहाँ पर यह किसी घटना का कारक का कार्य करता है लेकिन कर्ता का कार्य नहीं करता है, इसीलिए इसका नाम एजेंट रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यह बात हुई
पैसिव कंस्ट्रक्शन की। अब हम इस पैसिव कंस्ट्रक्शन की सहायता से किसी भी वाक्य को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग ए बुक। यह एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया गया है और इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस की लेक्सिकल वर्ब का मतलब है, सामान्य भाषा में अपन इसको मेन वर्ब कहते हैं, लेकिन ग्रामर में इसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस की जो लेक्सिकल वर्ब है उसके बाद जो आने वाला कंपोनेंट होता है या घटक होता है उसी को हम पैसिव वॉइस में अंडूअर सब्जेक्ट बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला काम होता है एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना। तो जो एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वही ऑक्सिलरी वर्ब आपकी यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी लिख दी जाती है, ठीक है। तो आपको यहाँ कुछ और सोचना विचारना नहीं है, जो एक्टिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है वही ऑक्सिलरी वर्ब आप पैसिव वॉइस में भी लिख देंगे। बस इतना आपको गौर करना है कि जो पैसिव वॉइस में आपने एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब लिखी है वह ऑक्सिलरी वर्ब आपके नए या यूं कहें अंडूअर सब्जेक्ट के अनुसार है या नहीं। अंडूअर सब्जेक्ट के अनुसार से मतलब कि अगर आपका अंडूअर सब्जेक्ट एक वचन है तो वह ऑक्सिलरी वर्ब भी एक वचन होगी, और अगर अंडूअर सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो वह भी क्रिया बहुवचन हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा अगला कदम होता है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हमने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग किया, ठीक है। और जैसे ही हमने इसका प्रयोग किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब जो एक्टिव वॉइस में इज है, इसके बाद जो क्रिया का यहाँ रूप है, क्रिया के रूप से मतलब अगर यहाँ क्रिया में आईएनजी वाला फॉर्म लगा है तो आप भी यहाँ पर एक्टिव वॉइस की जो ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में आपने लिखी है उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्रिया आ रही है उसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे। और अगर एक्टिव वॉइस की जो एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाली क्रिया थर्ड फॉर्म में है तो आप बी क्रिया में थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। बी क्रिया में थर्ड फॉर्म जोड़ने का मतलब है आप उसको इस तरीके से बीन, थर्ड फॉर्म में बीन लिख देंगे, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसको यहाँ बीन बना देंगे, ठीक है। अगर आप के एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस है आपका उसमें अगर यहाँ जो लेक्सिकल वर्ब है वो अगर प्लेन फॉर्म में आ रही है, प्लेन फॉर्म में मतलब ना तो उसमें आईएनजी लगा है और ना ही उसमें थर्ड फॉर्म लगा है, तो ऐसी क्रिया को हम प्लेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्रिया प्लेन वर्ब फॉर्म में आ रही है तो आप भी यहाँ पर जो आपने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब लिखी है वो उसको भी आप प्लेन वर्ब फॉर्म में रहने देंगे, ठीक है। तो इतना सा हम काम करते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो घटक है वो है पैसिव पार्टिसिपल, यानी हमने एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब लिख ली, हमने फिर पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी लिख दी और पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी को एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार चेंज कर दिया, ठीक है। फिर हमने पैसिव पार्टिसिपल लिखा। तो पैसिव पार्टिसिपल लिखने का मतलब हो गया कि जो आपकी एक्टिव वॉइस में लेक्सिकल वर्ब है उसको आप थर्ड फॉर्म में बदल देंगे इस प्रकार से। तो राइट आपकी लेक्सिकल वर्ब है और इसका आपने जो है
थर्ड फॉर्म बना दिया रिटन, ठीक है। और इस प्रकार से यह रिटन आपकी पैसिव पार्टिसिपल बन गई, ठीक। और उसके बाद हम जो है अगला घटक जो हमारा होता है बाई एजेंट, वो हम लगा देते हैं। तो हमने बाई लगाया और बाई लगाने के बाद हमने जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य का आसानी से पैसिव वॉइस कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम एक और एग्जाम्पल इससे थोड़ा सा भिन्न देखते हैं। यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है जिसमें लिखा है यू हेल्प हिम। इसको हम थोड़ा भिन्न इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल 1 में एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब दी गई थी, पर यहाँ पर एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आई है, इसलिए यह वाक्य पहले वाक्य की अपेक्षा अलग है। तो ज़रा इसको गौर से देखते हैं। तो जब हम इस प्रकार के वाक्य का वॉइस चेंज करेंगे जिसमें एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दी गई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसा हम करते आए हैं कि हम सबसे पहले लेक्सिकल वर्ब के पास जाते हैं और उसके बाद जो भी हमको घटक दिख रहा है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब हिम यहाँ पर कर्ता के स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो वो सब्जेक्ट केस में बदल जाएगा, तो हिम का हो गया ही। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस दिए गए वाक्य में जो हम एक्टिव वॉइस हमें दिया गया है सेकंड एग्जाम्पल का, उसमें यहाँ पर हमको एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिल रही है। तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमको एक्टिव वॉइस में एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिल रही है तो हम भी पैसिव वॉइस में एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे हम पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब पर पहुंच जाएंगे जो हमारा दूसरा घटक है। और इस बी वर्ब को हम इसकी जगह पर लिख देंगे। जो बी वर्ब है हमारी, क्योंकि एक्टिव ऑक्सिलरी के बाद सब्जेक्ट के बाद पहला स्थान आता है एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब का, दूसरा स्थान आता है पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब का। तो जब सब्जेक्ट के बाद एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब गायब है तो दूसरे नंबर पे कौन सी क्रिया आ जाएगी, पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी ई। तो अब यहाँ पर हम पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी ई लिख देते हैं। जैसे ही हम बी ई यहाँ पर लिखेंगे तो आप जानते हैं कि कर्ता के तुरंत बाद वही क्रिया लिखी जाती है जो क्रिया फाइनाइट होती है। और फाइनाइट के नियम के अनुसार आपने जो बी वर्ब लिखी थी, ये बी वर्ब अभी फाइनाइट नहीं है, ये प्लेन वर्ब फॉर्म है। जैसे ही ये कर्ता के पास आएगी, यानी कर्ता के तुरंत बाद आएगी, तो इसको फाइनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता तभी कोई कार्य कर पाएगा जब उसके बाद फाइनाइट वर्ब आएगी। तो फाइनाइट वर्ब जैसे ही आएगी तो उसका बी का फाइनाइट वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, इज आर एम प्रेजेंट टेंस के लिए और वाज वर्ब पास्ट टेंस के लिए। क्योंकि फाइनाइट वर्ब की परिभाषा है कि वह क्रिया जो कर्ता के वचन और टेंस के अनुसार कार्य करती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो कर्ता के वचन और टेंस के अनुसार कार्य करने के लिए हमें वर्ब को फाइनाइट बनाना पड़ता है। तो बी वर्ब का फाइनाइट फॉर्म हुआ इज आर एम प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज वर्ब पास्ट टेंस के लिए। अब चूंकि एक्टिव वॉइस में जो टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पर जो पास्ट टेंस का मामला है वो तो समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे सिर्फ प्रेजेंट टेंस की, क्योंकि हमें फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करना है, बी वर्ब को फाइनाइट के रूप में इस्तेमाल करना है। जो जब हम बी वर्ब को फाइनाइट वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो अब पास्ट टेंस का तो रोल खत्म हो गया, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस है यहाँ पर जो क्रिया दी गई है लेक्सिकल वर्ब हेल्प, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसलिए पास्ट टेंस का काम खत्म। अब हमको सिर्फ प्रेजेंट
टेंस में जो क्रिया है उसका प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर 3 आपको जो है पैसिव ऑक्सिलरी दिख रही हैं, एक इज, एक आर और एक एम। अब चूंकि कर्ता हमारा ही है इसलिए एम तो अपने आप रूल्स आउट हो गया, गलत हो गया, और आर भी अपने आप से गलत हो गया क्योंकि आर का प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है। तो फिर क्या की क्रिया बची? इज। तो इस क्रिया को हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो इज क्रिया यहाँ आई है वह आपकी पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का परिवर्तित रूप है, जो एक फाइनाइट फॉर्म है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ इज आई। ये चीज़ आपको बहुत सारे शिक्षक नहीं बताएंगे कि ये इज कैसे आई, जो आपको हमने अभी यहाँ पर बताया कि ये इस तरीके से यहाँ पर आई है पैसिव ऑक्सिलरी के रूप में। एक्टिव ऑक्सिलरी यहाँ पर थी नहीं, तो इसलिए हमने एक्टिव ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पैसिव ऑक्सिलरी चूँकि हम पैसिव बना रहे हैं इसलिए पैसिव ऑक्सिलरी का प्रयोग करना अनिवार्य है, इसलिए हमने पैसिव ऑक्सिलरी बी का प्रयोग इज के रूप में इस तरीके से किया। इसके बाद आपको अगला जो घटक है आपको लिखना है, वो आप जानते ही हैं, जब हमने पैसिव ऑक्सिलरी लिख ली तो उसके बाद हमारा नंबर आता है पैसिव पार्टिसिपल का। और पैसिव पार्टिसिपल आप जानते ही हैं कि जो एक्टिव वॉइस में लेक्सिकल वर्ब होती है वह थर्ड फॉर्म में जब बदल जाती है तो उसी को हम पैसिव पार्टिसिपल कहते हैं। तो अब पैसिव ऑक्सिलरी के बाद पैसिव पार्टिसिपल हेल्प्ड आपकी थर्ड फॉर्म में प्रयोग होकर के यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसको लिख दिया। और इसके बाद आखिरी घटक जो है हम जो बाई एजेंट है वो इस प्रकार से यहाँ पर हम लगा देते हैं, जो कि यहाँ पर आपने लिख दिया है बाई मी, जो यहाँ पर यहाँ पर ही इज़ हेल्प्ड बाई यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका यू है, ये मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर हम यू मानेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा यू हो गया, बाई यू हो गया। इस तरीके से हम किसी भी वाक्य का पैसिव वॉइस आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पैसिव वॉइस के, यहाँ नीचे दिए गए हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे भी हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही करते हैं। देखिए, हम एक्टिव वॉइस जो हमारा 3 नंबर का दिया गया है इसमें भी हम जो है लेक्सिकल वर्ब के पास जाते हैं और उसके बाद जो भी घटक होता है वहाँ हम उसको हम कर्ता के रूप में यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो एक्टिव वॉइस में जो एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब दी गई होती है उसी एक्टिव ऑक्सिलरी को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। बस ध्यान रखना है, इसके हिसाब से मैच करते हैं। और उसके बाद फिर हम बी ऑक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं, पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि इसके बिना तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो हमने बी वर्ब लगाया। जैसे हमने बी वर्ब लगाया तो आप जानते ही हैं कि जो एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में दी गई थी उसके बाद जो क्रिया आ रही है वो थर्ड फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ भी हम वैसे ही यहाँ भी करते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो हमारी एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद आने वाली क्रिया भी थर्ड फॉर्म में आएगी, इसलिए बी को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद फिर हमने जो है लेक्सिकल वर्ब है ब्रोकन, इसको हमने फिर पैसिव पार्टिसिपल के रूप में यूज़ किया। तो पैसिव पार्टिसिपल आप जानते ही हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है। तो फिर हमने उस जो ब्रोकन क्रिया है उसको जैसा कि तैसा यहाँ यूज़ कर लिया और इस प्रकार से फिर हमने बाई एजेंट लगा दिया। तो सी का यहाँ हो गया हर और इस प्रकार से पैसिव वॉइस ये कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि यू कैन हेल्प मी। ये भी एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका हमें पैसिव कन्वर्जन करना है। तो ठीक वैसे ही जैसा कि हम करते आए हैं कि हम लेक्सिकल वर्ब के पास जाते हैं। लेक्सिकल वर्ब के बाद जो भी घटक मिलता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमने मी का यहाँ सब्जेक्ट बना दिया आई। उसके बाद जो हमें यहाँ पर एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब मिलती है तो यहाँ पर एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब हमको कैन मिल रही है।
तो हमने उसको वैसा का वैसा कॉपी कर लिया। और एक बात और बता दें यहाँ पर कि कैन में कोई एक वचन बहुवचन का चक्कर नहीं है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, इसलिए इसके बारे में यहाँ हमें कुछ सोचना ही नहीं है कि ये कर्ता के वचन के अनुसार एक वचन है कि बहुवचन है। इसका यहाँ पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है, उसको जैसा कि तैसा ही रहने देना है, क्योंकि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं वो कर्ता के वचन के अनुसार नहीं, पर्सन के अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए ये मामला यहाँ पर समाप्त हो जाता है वचन वाला मॉडल वर्ब के साथ। इसके बाद हम अगला जो घटक इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब बी का प्रयोग किया। और उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे एक्टिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आने वाली क्रिया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में है, यानी प्लेन फॉर्म में है, तो हम यहाँ बी को भी प्लेन फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में रहने देते हैं। और उसके बाद फिर हम जो अगला घटक है हमारा, उस अगले घटक का प्रयोग करते हैं। जो हमारा अगला घटक क्या है, यहाँ पर जो आपने पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब लगा लिया, तो पैसिव ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगला घटक आपका पैसिव पार्टिसिपल होता है। और पैसिव पार्टिसिपल का मतलब है कि आपका जो एक्टिव वॉइस में जो आपकी लेक्सिकल वर्ब है उसको आपको थर्ड फॉर्म में बदलना होता है, तो वो पैसिव पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर हमने हेल्प को थर्ड फॉर्म में बदल दिया, हेल्प्ड हो गया, उसको लिख दिया हमने यहाँ पर। और फिर लास्ट में आखिरी घटक जो हमारा बाई एजेंट होता है, उस बाई एजेंट को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जो बाई एजेंट होता है वो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको हमने बाई के द्वारा यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमने सारे जो है पैसिव वॉइस का कन्वर्जन करना सीख लिया है। आसानी से हम पैसिव वॉइस का कन्वर्जन कर सकते हैं बिना किसी गलती किए हुए। अब एक पैसिव वॉइस के कन्वर्जन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जानना आपके लिए ये ज़रूरी है कि हम किस का पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं करते हैं। कि होता क्या है कि हमको कोई भी वाक्य दे दिया और हम अचानक एकदम पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकता, हम उसको भी पैसिव वॉइस में बदल देते हैं, और इस प्रकार से हमसे गलती हो जाती है और हमारा वाक्य गलत हो जाता है। तो ये बात पैसिव वॉइस बनाने के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो पैसिव वॉइस नहीं बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप पहला कारण ये देखेंगे, नंबर 1 यहाँ दिया गया है। पहला कारण कि अगर आपकी लेक्सिकल वर्ब मतलब आपकी जो एक्टिव वर्ब के बाद जो आपकी मेन वर्ब आती है उसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, जैसे कि हेल्प। तो अगर आपकी लेक्सिकल वर्ब इंट्रांजिटिवली फंक्शन कर रही है, इंट्रांजिटिवली फंक्शन का मतलब हो गया, कैसे पता करेंगे कि वो इंट्रांजिटिवली फंक्शन कर रही है, तो उसके लिए आपको बात गौर करनी होगी। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे कोई क्रिया इंट्रांजिटिवली फंक्शन करती है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में पहला वाक्य दिया गया, आई एम गोइंग टू माई स्कूल। तो इसमें जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है वो गोइंग है, ठीक है। गोइंग के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है टू, और इसके बाद माई स्कूल एक स्थान है। तो अगर कोई लेक्सिकल वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आता है और कोई भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी स्थान आता है, तो आपकी लेक्सिकल वर्ब इंट्रांजिटिवली फंक्शन करेगी। तो उस कंडीशन में आप उस वाक्य का वॉइस चेंज नहीं करेंगे, यानी वो वाक्य एक्टिव वॉइस में ही रहेगा। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस बनाने की भूल ना करें, क्योंकि उसका पैसिव वॉइस बनाना असंभव है। दूसरा पॉइंट है, जैसे आई प्ले इन द मॉर्निंग, तो आपकी यहाँ पर लेक्सिकल वर्ब है प्ले, और उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है इन, और उसके बाद आ रहा है द मॉर्निंग। यह एक समय है। तो समय, अगर किसी लेक्सिकल वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आता है और प्रीपोजिशन के बाद समय आता है, तो उसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर आपने उसको बनाया तो वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाते, और किसका पैसिव वॉइस बनाते हम, दूसरा देखिएगा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है व्हेन ए लिंक वर्ब अकर, यानी जब कोई लिंक वर्ब आती है, ए लेक्सिकल वर्ब
डज नॉट अकर और लेक्सिकल वर्ब नहीं आती है, तो हम उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि राम इज ए टीचर, तो राम इज ए टीचर में जो इज है यह अब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाएगी, ये एक लिंक वर्ब है। क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब तब कहलाती है जब कोई लेक्सिकल वर्ब आती, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो इज है ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है, और राइटिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरे नंबर पे जो आई है इसके बाद यह आपकी लेक्सिकल वर्ब है। तो जब लेक्सिकल वर्ब आती है तभी वह आपकी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, उसके पहले आने वाली क्रिया। और अगर अकेली कोई ऑक्सिलरी वर्ब आती है और उसके बाद लेक्सिकल वर्ब नहीं आती है, जिस प्रकार से यहाँ इज आई है अकेली और उसके बाद जो है लेक्सिकल वर्ब नहीं आई है, तो यही इज लिंक वर्ब कहलाती है। और उसके बाद जो यहाँ पर आप लिंक वर्ब के बाद अगला घटक देख रहे हैं फिर वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कभी भी जो है किसी वाक्य का जो है पैसिव वॉइस में कर्ता नहीं बन सकता, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें जो अंडूअर सब्जेक्ट बनता है वह ऑब्जेक्ट होता है और ये है कॉम्प्लीमेंट, इसलिए आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इसलिए ध्यान रखना इस प्रकार के वाक्य का भी पैसिव वॉइस का कन्वर्जन करना गलत माना जाएगा। अगर आप बना देंगे तो आपका जो है वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। और लिंक वर्ब हम इसलिए इसको और भी एक कारण है कि हम लिंक वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का कार्य करती है, ठीक है। यहाँ ये कोई किसी को अफेक्ट नहीं कर रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से कनेक्ट कर रही है। तो आप चाहे ऐसे लिख दो राम इज ए टीचर और चाहे ऐसे लिख दो ए टीचर इज राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका वाक्य पूर्णतः सही है क्योंकि जो बीच में जो क्रिया आई है वो लिंक वर्ब है, दोनों को जोड़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। अब इसके साथ एक आखिरी बिंदु और अपन गौर कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम एजेंट का प्रयोग नहीं करते। अभी आपने देखा कि बाई एजेंट आप प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि आपने यहाँ पर बाई हर पैसिव वॉइस बनाया तो आपने बाई एजेंट यहाँ प्रयोग किया, आपने बाई एजेंट यहाँ प्रयोग किया, ठीक है। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें हम बाई एजेंट का प्रयोग नहीं करते, वहाँ उसको ओमिट कर देते हैं या हटा देते हैं, गायब कर देते हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि या तो एजेंट हमारा वेल नोन है, वेल नोन का मतलब होता है सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, और या फिर हमारा जो एजेंट है वो अननोन है, किसी को नहीं पता, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि एग्जांपल दिया है राम किल्ड रावण, ठीक है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो आपका कन्वर्जन हो जाएगा रावण वाज किल्ड। तो अब यहाँ पर हमने बाई राम नहीं लिखा, इसको हमने क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया, गायब कर दिया है। क्यों कर दिया है गायब, वो इसलिए कर दिया है कि आपको ये बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि रावण राम के द्वारा मारा गया, ये सभी को पता है। अगर आप ये कह देते हो कि रावण मारा गया, इट मीन्स राम के द्वारा ही मारा गया, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है, वेल नोन है, ये तथ्य सभी को पता है। जैसे चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो अगर चोर को पकड़ा गया तो अमूमन एक कंसेप्ट है, एक वेल नोन फैक्ट है, सभी को पता है कि चोर को पुलिस पकड़ती है, ठीक है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि चोर के द्वारा पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया है। हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के द्वारा पकड़ा जाता है तो आपको बताने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए इस कारण से भी हम जो है वेल नोन होने के कारण हम एजेंट को नहीं लिखते। दूसरा हमारा कारण है कि अगर हमारा एजेंट, जैसे यहाँ लिखा है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, यानी किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। अब हमको जो हमारा एजेंट है यही हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो एजेंट है वो कौन है,
तो जब हम अपने एजेंट के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम तुमको क्या बताएंगे। तो इसलिए हम उस कंडीशन में भी हम बाई जो एजेंट होता हमारा, उस बाई एजेंट को हम नहीं लिखते, हम उसको क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बाई समवन को इस दिए गए वाक्य में ओमिट किया है। हमने लिखा है माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, यानी हमने ये बताया कि मेरा पेन चोरी हो गया है। अब किसके द्वारा चोरी हुआ ये नहीं बताया, क्योंकि हम बताने में सक्षम ही नहीं है, मुझे खुद पता नहीं कि मेरा पेन किसने चुराया है। तो उस कंडीशन में जब हम एजेंट के बारे में अननोन है तब भी हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर आप बाई सम्मन लिखोगे तो वो कोई मतलब नहीं, उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, तो वो निरर्थक है, इसलिए नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इसमें कि एजेंट को और कब ओमिट किया जाता है। एजेंट को हम तब भी ओमिट करते हैं जब हमारा जो गौर करना क्या होता है, खास तौर से जिस पे हम इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं वो वर्क पे दे रहे होते हैं या इवेंट पे दे रहे होते हैं, पर्सन पे नहीं। हमारे लिए महत्वपूर्ण पर्सन नहीं, हमारे लिए महत्वपूर्ण काम है या कोई इवेंट है, तब हम जो है एजेंट को गायब कर देते। जैसे व्हेन वाटर इज हीटेड, ये पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, और हीटेड के बाद हमने यहाँ पर कोई, इस जगह पर हमने एजेंट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा यहाँ पर फोकस है कि पानी को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, तो इट ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो ये जो है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, तो ये बात बतानी हमें यहाँ पर महत्वपूर्ण लगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंगित करना चाहा। हमें ज़रूरत नहीं कि किसने पानी को गर्म किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने एजेंट को यहाँ गायब कर दिया। या फिर हम ऐसे कहें, अनूप हेल्प्स द पुअर। ठीक है, इस वाले वाक्य में भी हमने एजेंट को गायब कर दिया है। द पुअर आर हेल्प्ड। ठीक है, द पुअर आर हेल्प यानी गरीब लोगों को मदद दी गई या मदद की गई। अब किसने की ये बताना ज़रूरी नहीं है या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं बताया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, द पुअर जो वर्ड आया है जब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं और किसी वेल नोन या स्पेसिफाइड एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पुअर जो है एक इंसान के लिए बताया जाता है जो उसकी गरीबी और अमीरी का भेद बताता है। तो वेल ये स्पेसिफाइड एडजेक्टिव है, तो जब आर्टिकल द के साथ एक स्पेसिफाइड एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो पूरे एक समाज, पूरे वर्ग को इंगित करता है, इसलिए यहाँ पर अर्थ हो जाएगा द पुअर मेन, यानी MEN बहुवचन। तो इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, ना कि आप ये सोचें कि द पुअर के बाद इज आना चाहिए, तो आप कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये आर क्यों लगाया गया है। इसके बाद अब हम एक पॉइंट और फोकस करना चाहेंगे, वो है कि एजेंट, बाई एजेंट जो होता है, ये बाई लगाते हैं जो, ठीक है, ये जो आपका एजेंट है ये, ठीक है, ये एजेंट है आपका। तो जब भी हम एजेंट का जो प्रयोग करते हैं उसको कई बार क्या होता है कि रिप्लेस कर दिया जाता है। हम बाई प्रीपोजिशन ना प्रयोग करके कोई अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि स्नो हैज़ कवर्ड द हिल्स, और इसका पैसिव वॉइस बनाया गया है द हिल्स हैव बीन कवर्ड इन स्नो। तो यहाँ पर इन लगाया गया है, बाई नहीं लगाया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, वो ऐसा इसलिए किया गया है कि जब हमारा एजेंट जो है इंस्ट्रूमेंटल नहीं होता है, यानी यहाँ पर ये कारक नहीं है, ठीक है, महत्वपूर्ण कारक नहीं है कि भाई अर्थ ये हो रहा है कि स्नो हैज़ कवर्ड द हिल्स, यानी बर्फ ने पहाड़ियों को ढक लिया है। द हिल्स हैव बीन कवर्ड इन स्नो, यानी जो पहाड़ी है वो बर्फ से ढकने के बाद कितनी अच्छी प्यारी लग रही है या बर्फ के द्वारा ढक गई है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो घटना है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल आपका एजेंट नहीं है। जब आपका एजेंट इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, यानी बर्फ में पहाड़ी ढकी हुई है, ना कि बर्फ के द्वारा
पहाड़ियों को ढका गया है। आप ये नहीं कह रहे हैं कि बर्फ़ के द्वारा पहाड़ियों को ढका गया है, ठीक है? आप बर्फ़ को यहाँ कारक नहीं सिद्ध कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर बर्फ़ जमी है, उसके कारण पहाड़ी कितनी सुंदर लग रही है, या पहाड़ी बर्फ़ में ढकी हुई है, ठीक है? एक नेचुरल घटना आप मान रहे हैं इसको, एक प्राकृतिक घटना मान रहे हैं जो ऑटोमेटिक हो रही है। इसमें बर्फ़ कारक नहीं है, ठीक है? बर्फ़ कोई जानबूझ के एक्शन नहीं कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है बाई प्रीपोज़िशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? उस जगह पर हम किसी अन्य प्रीपोज़िशन का जो सूटेबल होती है उसके साथ उसका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। जब लेक्सिकल वर्ब हमें क्या करे, जब लेक्सिकल वर्ब हमें या तो स्टेट ऑफ माइंड का बोध कराए या फीलिंग का बोध कराए, कोई हमें फीलिंग का भाव आए या हमें स्टेट ऑफ माइंड का भाव आए, तो हम वहाँ पर जो है बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करते हुए कोई और प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई नो हर, तो मैं उसे जानता हूँ। जानने की प्रक्रिया हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, मन के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जाना जाता है, किसी आदमी या इंसान के द्वारा नहीं, ठीक है? यहाँ पर कोई आदमी और इंसान कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है? इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है और एजेंट मी लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमने जो है बाई ना लिखते हुए टू लिखा है, ठीक है? तो ये नोन क्रिया के बाद जो है टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, क्योंकि क्रिया के हिसाब से ही प्रीपोजिशन का फॉलो अप होता है। तो ध्यान रखना है कि कैसे लगाना है। इसी प्रकार इसी दूसरे वाले वाक्य में भी आप देखेंगे कि ही एनॉयड मी, तो ही एनॉयड मी को यहाँ लिखा गया आई वाज एनॉयड विद हिम। तो यहाँ एक फीलिंग का बोध हो रहा है, ठीक है? फीलिंग आ रही है, तो यहाँ भी कोई इंस्ट्रूमेंटल नहीं है एजेंट, इसलिए यहाँ पर हमने बाई लगा करके नहीं लिखा है विद हिम। यानी हम जो है एनॉयड हैं विद हिम, इससे परेशान हैं, ठीक है? ठीक है, हिम से परेशान हैं, ठीक है? हिम के द्वारा परेशान नहीं है, हिम से परेशान है, इसलिए यहाँ पर जो है आपने प्रीपोजिशन बाई ना लगाते हुए जो है यहाँ पर विद का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। हम एक कंस्ट्रक्शन से सारे के सारे पैसिव वॉइस बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो आपको हम ये भी बता दें कि अभी मैंने ये थोड़ा-सा शॉर्ट वीडियो बनाया है। अगर आप डिटेल जानकारी चाहते हैं पैसिव वॉइस के बारे में, बहुत सारी बारीकियाँ हैं जिनको आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे डिटेल वीडियो को देखना, ठीक है? क्योंकि उसमें जो हमारी लेक्सिकल वर्ब है, आप जानते हैं कि लेक्सिकल वर्ब 21 प्रकार की होती हैं, 21 नामों से जानी जाती हैं और उनका फंक्शन कभी कभी ट्रांजिटिव होता है, कभी इंट्रांजिटिव होता है। तो कब किस क्रिया का फंक्शन, जैसे 21 फाइनाइट वर्ब 21 आपकी जो लेक्सिकल वर्ब हैं, जैसे कि अपन कॉग्निट वर्ब है ना? फेज वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, प्रीपोजिशनल वर्ब है ना? इरेगेटिव वर्ब है, ऐसे तमाम प्रकार की जो क्रियाएँ हैं जिनको हम 21 नाम से जानते हैं। ये क्रियाएँ कभी जो है कार्य करती हैं, फंक्शन करती हैं ट्रांजिटिव का और कभी करती हैं इनट्रांजिटिव का। तो कब कैसे करती हैं और उसी के आधार पर पैसिव वॉइस का बनना तय होता है। तो इसलिए उस सारी क्रियाओं के बारे में वर्ब बाय वर्ब आप अगर पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे द्वारा बनाए गए डिटेल वीडियो को आप देखेंगे, जिसमें आपको सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी और आप आसानी से सारे बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के, बिना किसी गलती के आप सारे के सारे पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड कीप वॉचिंग और शेयर करते रहिएगा आप सारे के सारे जो भी मेरे वीडियोस आ रहे हैं अपने साथियों के साथ, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके, ठीक है? तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद, नमस्कार।